गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। रिस्क फ्री रेट एंड रिस्क प्रीमियम्स। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। आपके हमारे पास 5 सिक्योरिटीज़ हैं। टाइम टू मैच्योरिटी गिवन है। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस मतलब जिसको आप इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हो वो गिवन है। रिस्क प्रीमियम भी हमें गिवन है। ठीक है, कहते हैं सपोज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन 3 मंथ ट्रेजरी बिल्स इज। अब ये गर्ल्स बार बार 3 मंथ ट्रेजरी बिल्स का नाम यूज़ करता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स बेसिकली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं और जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके ऊपर ज़ीरो रिस्क होता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर ज़ीरो रिस्क होता है। अब इस रिक्वायरमेंट को देखते हैं। कहता है कि 3 मंथ ट्रेजरी बिल्स का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 4% है और 3 मंथ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो 2% है। उस केस में हमारा रियल रिटर्न कितना बनेगा? रेट ऑफ रिटर्न हमने देखा था कि हम थ्रू आउट द बुक जो है सिंपल अगर रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे तो वो हमारा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। ठीक है, तो R1 उसने कितना बताया है? 4% और इन्फ्लेशन प्रीमियम उसने कितना बताया है? 2%। कहते हैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आर स्टैरिक इज इक्वल टू, चूंकि रिस्क प्रीमियम हम यहाँ पर नहीं लेंगे, फॉर्मूला तो आपका वो वाला यूज़ होगा ना। R1 इज इक्वल टू आर स्टैरिक प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस रिस्क प्रीमियम। अब रिस्क प्रीमियम मैं यहाँ पर ज़ीरो कंसिडर करूँगी क्योंकि यहाँ पर उसने यूएस ट्रेजरी बिल्स की बात की है। तो यूएस ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, ट्रेजरी बिल्स बेसिकली गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, उनके ऊपर रिस्क ज़ीरो होता है। आपको पता ना कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने वो बॉन्ड रिटर्न करने ही करने हैं, तो रिस्क ज़ीरो होता है। हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, फार्मूला बन के आ जाएगा। आर स्टैरिक हमने कैलकुलेट करना है R1 माइनस IP। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, R1 4% है, IP जो है इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास कितना आ जाएगा? 2%। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 आप सॉल्व कर लोगे। सिंपल जो है आपने रियल रेट रिक्वायर्ड रेट में से इन्फ्लेशन प्रीमियम को लेस कर दिया, आपके पास रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहता है बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग पार्ट ए व्हाट इज द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी। अब आपने इसको रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट रखकर इन्फ्लेशन प्रीमियम को भी ऐड करना है इसमें और रिस्क प्रीमियम को भी ऐड करना है और 1 बाय 1 एक एक सिक्योरिटी का R1 कैलकुलेट कर लेना है, वही प्रीवियस वाला फार्मूला यूज़ करके। आप हर किसी सिक्योरिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूला से। आर स्टैरिक सब के लिए सेम होगा। कहते हैं व्हाट इज़ द इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस फॉर ईच सिक्योरिटी डिफरेंट। वो पता है आपको कैसे पता चलेगा? जब आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आएगा ना, तो फिर आप ये देख सकते हो कि जो है हमारा इन्फ्लेशन प्रीमियम किसी का 6% है, किसी का 5.5 है, किसी का 4 है, तो ये डिफरेंट क्यों है? पता है क्यों डिफरेंट होते हैं? किसी सिक्योरिटी पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है, चेंज, जैसे कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो किए हैं उसमें हमने देखा कि किसी जो है आपने शायद क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया था, उसमें बॉन्ड ए में जो है उसका इफेक्ट कम था, बॉन्ड बी में उसका इफेक्ट ज़्यादा था, यानी कि बॉन्ड बी में चेंज ज़्यादा आता था। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा है, जिनकी मेच्योरिटीज़ का जो है ना उसका और इन्फ्लेशन प्रीमियम का रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे मेच्योरिटी हमारी ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे हमारा इन्फ्लेशन भी क्या है, इंक्रीज़ करता जाता है। इन्फ्लेशन का ये आप इफेक्ट जो है रिक्वायरमेंट नंबर सी में मैंशन कर सकते हो। गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 2 सिक्योरिटीज़ गिवन है, सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी। टाइम टू मैच्योरिटी उसने बताया है दोनों का। इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन प्रीमियम है, इन्फ्लेशन प्रीमियम जिसे कहा जाता है, वो गिवन है। और रिस्क प्रीमियम हमारे पास 3-4 तरह की उसने ना रिस्क गिवन है। लिक्विडिटी रिस्क, डिफ़ॉल्ट रिस्क, मैच्योरिटी रिस्क। ठीक है, हमारा जो रिस्क प्रीमियम आता है वो इन सब रिस्क को ऐड करने के बाद आता है। ठीक है, तो ये सिंपल आपको चीज़ मैं समझा दूं कि जब हमने रिस्क प्रीमियम लेना है हमने इन सारे रिस्क को ऐड करना है। नेक्स्ट कहता है जो रिक्वायरमेंट्स है, कहता है इफ़ द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ करंटली 2%, फाइंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू ईच सिक्योरिटी। रिस्क फ्री कैसे होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही फार्मूला R1 इज इक्वल टू रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम। रिस्क फ्री कब होगा? जब हम बस इन दोनों को ऐड करेंगे, रिस्क के फैक्टर को ऐड नहीं करेंगे। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में आपने इस फार्मूला को यूज़ करना है, रिस्क वाले फैक्टर को ऐड नहीं करना, सिक्योरिटी ए के लिए भी और सिक्योरिटी बी के लिए भी। ठीक है,
रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहते हैं फाइंड द टोटल रिस्क प्रीमियम एट्रीब्यूटेबल टू ईच सिक्योरिटी इशूअर एंड इशू करैक्टरिस्टिक्स। सिंपल, बहुत सिंपल। आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट नंबर बी में इन सारे रिस्क को ऐड करके जो है ना टोटल आंसर लिख देना है। इसको ऐड करोगे तो सिक्योरिटी ए का टोटल रिस्क आ जाएगा, इन सब को ऐड करोगे तो सिक्योरिटी बी का रिस्क आ जाएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगना, बस इन सब को ऐड करना है। रिक्वायरमेंट नंबर सी में कहता है कैलकुलेट द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच सिक्योरिटी, कंपेयर एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स। अब पार्ट सी में आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें आपका रिस्क प्रीमियम भी अंदर ऐड होगा, इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक है, अब आपने दोनों सिक्योरिटीज़ की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास गिवन है इन्फ्लेशन प्रीमियम भी, रियल रेट ऑफ रिटर्न भी, और इन सब को ऐड करने के बाद आपके पास रिस्क प्रीमियम भी आ जाएगा दोनों सिक्योरिटीज़ का। दोनों की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, दोनों के आंसर्स आ जाएंगे। और फिर वो कहता है कि दोनों को कैलकुलेट करने के बाद कंपेयर भी करें और डिस्कस भी करें कि हमें दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जब आप इनके आंसर्स कैलकुलेट करोगे ना, और पार्ट ए का जो आंसर आएगा, पार्ट ए में आपको ये पता चलेगा कि सिक्योरिटी ए का जो है रिस्क लेस जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा है, यानी कि सिक्योरिटी ए लेस रिस्की है सिक्योरिटी बी से। इसका आंसर कम आएगा, पार्ट ए में इसका आंसर ज़्यादा आएगा। मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सिक्योरिटी ए का अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है सिक्योरिटी ए हमारी लेस रिस्की है। ये आपने पार्ट सी में एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर टैक्सेस। कहते हैं योर कंपनी नीड्स टू रेज $50 million and you want to issue 10 years annual coupon bond to raise the capital. Suppose the market requires the return of your company's bond to be 6% and you decide to issue them at par. रिक्वायरमेंट नंबर 1 है हाउ मैनी बॉन्ड्स वुड यू नीड टू इशू। सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, 10 लाख के इक्वल होता है 1 मिलियन। अब यहाँ पर आपके पास 50 मिलियन है, तो जब आप 50 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो कितना बनेगा, 5 करोड़। ठीक है, कैसे आएगा, सिंपल, आपको पता है 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं। अगर मैं $1 लाख की बात करूँ, ठीक है, 100,000 को हम 1 लाख कहते हैं। ठीक है, 1 मिलियन जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, 10 लाख के। ठीक है, ये 1 मिलियन इसके इक्वल होता है। हमारे क्वेश्चन में उसने 50 मिलियन कहा है, तो जब हम 50 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये। ठीक है, आपके पास टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, 5 मिलियन की। ये जो अमाउंट वो 5 मिलियन की बात कर रहा है वो इतनी अमाउंट है। अब उसने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमसे ये पूछा है कि उसको कितने बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे अगर उसको इतना पैसा रेज करना है। तो हम बॉन्ड कितनी रेज करते हैं, आपको पता है कि बॉन्ड की जो पार वैल्यू होती है, उसने एक्सप्लेन किया है कि हमने पार वैल्यू पर इनको इशू करना है। तो पार वैल्यू कितनी होती है एक बॉन्ड की, $1000। सिंपल, आप क्या कर सकते हो, 50 मिलियन को डिवाइड कर दोगे 1000 के साथ। 50 मिलियन आपके पास ये है, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 50,000। ठीक है, मींस ये जो कंपनी है मतलब हमारी जो कंपनी है उसको कितने बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे, 50,000 बॉन्ड्स उसको इशू करने पड़ेंगे। ये रिक्वायरमेंट नंबर ए का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है रिक्वायरमेंट नंबर बी में व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंस to your company at the time when that bonds will mature in 10 years। टोटल हमें कितना एक्सपेंस आएगा, क्योंकि हमने बॉन्ड्स इशू करने हैं। तो उस केस में जब हमने बॉन्ड्स इशू किए थे, हमने रेज कितना किया था, 50 मिलियन। ठीक है, हमने बॉन्ड्स कितने इशू किए थे, 50,000 बॉन्ड्स। उसके ऊपर जो कंपनी ने कूपन रेट ऑफ रिटर्न पे करना है वो कितना है, 6%। मीन्स जो हमने एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, एक बॉन्ड अगर हम 1 बॉन्ड की बात करें तो उसकी अमाउंट कितनी है, $1000। उसके ऊपर अगर 6% हम रिटर्न पे करें तो एनुअल इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बन जाती है एक बॉन्ड पे, $60 की। ठीक है, हमने कितने बॉन्ड्स इशू किए हैं, 50,000। तो 60 को जब हम 50,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 1 ईयर की अमाउंट आ जाएगी। ये बनती है 3 मिलियन। ठीक है, 30 लाख। ठीक है, ये आपके पास एक बॉन्ड की आई है वैल्यू।
सॉरी 50 बॉन्ड्स की, 50,000 बॉन्ड्स की वैल्यू है फॉर 1 ईयर। एक साल का इंटरेस्ट 6% पर आपको रिसीव करना है ना, एक बॉन्ड पे जो है वो 60 है, तो 50,000 बॉन्ड्स पे कितना होगा, 30 lakhs, 3 million। ठीक है, अभी तक हमने टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं किया। हमने ये देखा कि 50,000 बॉन्ड्स पे एक साल का इंटरेस्ट अगर इतना होता है तो 10 सालों का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा, जब हम इस अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास जो था 50,000 बॉन्ड्स का एक साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस 3 million है, मतलब 30 लाख है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 ईयर्स के साथ, क्योंकि उसने हमसे पूछा है आपने 10 साल बाद कितना एक्सपेंस आएगा वो मेंशन करना है। अभी हम सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। जब आपके बॉन्ड्स मिच्योर होते हैं आपने उसकी टोटल वैल्यू भी तो रिटर्न करनी होती है ना। अभी हमने उस वैल्यू को भी ऐड करना है। पहले हम अपना टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। 10 सालों के लिए है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 million को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास से आ जाएगा 30 million। ठीक है, जीरो ज़्यादा है तो मैं इसलिए इसको 30 million लिख रही हूँ। ये आपके पास आ गया टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर 10 ईयर्स। अब आपका टोटल एक्सपेंस कितना है, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी है जो कि आपने अपने बॉन्ड्स को बॉन्ड होल्डर्स को वापस करनी है। सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, मैंने आपको पहले बताया था। पहले हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को पहले हर साल एक एनुअल पेमेंट रिसीव होती रहती है, और जब बॉन्ड मिच्योर होते हैं तो हमने बॉन्ड की एक्चुअल जो प्रिंसिपल अमाउंट है एट पार वाली अमाउंट वो उनको वापस कर देनी होती है। ठीक है, अब हम खुद एक कंपनी है जिन्होंने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं। हमने हर साल अपने 50,000 बॉन्ड्स को जो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना था, एक साल का 60 रुपये था एक बॉन्ड का। 50 बॉन्ड्स का जो है 10 सालों के लिए वो कितना बन चुका है, इतना। अब हमने 10 सालों के एंड पर अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी उनको वापस करनी है, जो कि कितनी है, 50 million। जब आप 50 million को 30 million में ऐड करोगे तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आफ्टर 10 ईयर्स विल बी इक्वल टू 80 million, जो कि कितना बन जाएगा आपके पास, 8 करोड़। ठीक है, ये आंसर बनेगा आपका $80 करोड़। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर टोटल ये बनेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस प्रिंसिपल पेमेंट दोनों को ऐड करने के बाद आपका टोटल एक्सपेंस बनेगा। रिक्वायरमेंट नंबर सी आ जाती है हमारे पास। कहता है सपोज योर कंपनी is in the 38% tax bracket, what is your company's net after tax total expense associated with the bonds issue at the time when the bonds mature in 10 years। हमारा टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आया है, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो है 80 million रुपीज। ठीक है, इतना हमारे पास। डॉलर्स भी आप साइन भी साथ में मेंशन करेंगे। $80,000 आप 80 million जो है वो आपके पास टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट वो कहता है कि आपका जो टैक्स का परसेंटेज है वो 38% है। टैक्स रेट 38% है। सिंपल, तो आप क्या कर सकते हो, आपने आफ्टर टैक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गर्ल्स, आपने फाइनेंस में जगह जगह आफ्टर टैक्स अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है। जब आपने आफ्टर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो आप सिंपल क्या करते हो, जिस भी अमाउंट की आफ्टर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करनी है उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस टैक्स रेट के साथ। ठीक है, जिस भी अमाउंट की आफ्टर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करनी हो आपने, सॉरी 1 माइनस आएगा। ठीक है, आफ्टर टैक्स है ना तो माइनस लिखेंगे हम। अगर आपने आफ्टर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो 1 माइनस टी, ये वाला आप मल्टीप्लाई कर दोगे उस अमाउंट के साथ। अब हमने इस अमाउंट की आफ्टर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो हम इस अमाउंट को 38% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 80 मिलियन, आप पूरा लिखोगे। मैं मिलियन का वर्ड यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि जगह कम है। आप अपने क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो पूरे पूरे जीरो साथ में लगाओगे। मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 0.38 के साथ, आपके पास जो आंसर बनेगा, आंसर आ जाता है हमारे पास $49। अच्छा, इसको आंसर ये है आपका, जिसको आप क्या लिखोगे, 49.6
मिलियन। ठीक है, या आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो, ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये आपका 4,96,00,000 का एक्सपेंस है आफ्टर टैक्स। ठीक है,